नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद तुफैल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम लोग इसमें हम एक सीरीज़ में पाकिस्तान की तारीख़ आपके सामने रख रहे हैं। उसका उन्वान है पाकिस्तान का बहरान, बिखरते ख्वाब, बदलती ताबीरें। हम आए थे 27 दिसंबर 2007 में बेनज़ीर की शहादत पर। बेनज़ीर की शहादत की खबर एक ऐसा सानेहा था कि जिसने कौम पर सकूत तारी कर दिया। मुल्क में लूट मार के वाक़यात हुए, पंजाब में, केपी में और ख़ास तौर पर सिंध में। ट्रेनों को आग लगाई गई, बैंक लूटे गए और 3 दिन तक लगता था कि इस मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बेनज़ीर जब लियाकत बाग से निकल रही थी और ये वीडियोस आ गई थी मीडिया में, तो उनको लेज़र गन से निशाना बनाया गया जब वो अपनी गाड़ी का रूफ टॉप खोलकर खड़ी थी। उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। अब ये नीचे में गोइयाँ की जाती हैं कि जनाब किसने बेनज़ीर को कहा था कि तुम रूफ टॉप खोलो, जबकि उसे बाज़ हाईली जो ऑफिसर थे उनकी तरफ से ये बताया गया था कि आप पर रावलपिंडी में हमला हो सकता है। वो आदमी जिसने बेनज़ीर को लेज़र गन का निशाना बनाया था, उसको एक खुदकुश बमबार ने मार दिया। ना रहा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बेनज़ीर की लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, इसलिए आखिर तक ये तय ना हो सका कि उनकी मौत की असल वजह क्या है। फिर ज़ाहिर कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया कि जी वो तो गोली से नहीं मरी हैं, उनको तो छत लगी है उनके सर पे। बहरहाल इस तरह की बातें तो हमारे यहाँ होती रहती हैं और ये इसलिए की जाती हैं कि हकीकत को छुपाया जाए। वो पुलिस ऑफिसर सऊद जो उस वक्त वहाँ शायद SSP के तौर पे काम कर रहा था, उसने क्राइम सीन को धुलवा दिया। कैसी ज़बरदस्त बात है, ताकि एविडेंस ज़ाया हो जाए। बेनज़ीर शहीद हो गई, बेनज़ीर का मर्डर करने वाला मारा गया, वो खुदकुश बमबार भी मारा गया। 2-4 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया कि जी ये प्लानर थे, इन्होंने ऐसा किया। लेकिन सच छुप। बेनज़ीर के कत्ल के बाद सूरत हाल कुछ यूँ थी कि पीपल पार्टी बिखरी हुई थी। सिंध के अंदर ख़ास तौर पर सिंधी नौजवान शदीद गुस्से में था। ऐसे में आसफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। एस्टेब्लिशमेंट ने इस नारे को कबूल कर लिया। पीपल पार्टी ने इलेक्शन जीता, हुकूमत बनाई। यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने और आसफ अली ज़रदारी सदारती महल में बैठ गए। अब ये ख्याल किया जा रहा था कि ये एक मुस्तहकम हुकूमत होगी। पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनी, सिंध में हुकूमत जो है वो पीपल पार्टी को मिली। तो यूं ताकत का एक तवाज़न, सियासी ताकत का तवाज़न फिर से बहाल करने की कोशिश की गई। इस बार पीपल पार्टी ने जो एक काम किया वो मुल्क में वफाकी आइन को बेहतर बनाने के लिए और उसमें जो 17 तरमीम हो चुकी थी उनको बैलेंस करने के लिए 18वीं तरमीम की। और ये तरमीम उन्होंने नून लीग के साथ मिलकर और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर की। जाहिर है जब कई एक पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर काम करती हैं तो उसके नतीजे में कंप्रोमाइज़ होते हैं। एक सतह पे ये सियासी सेटअप में कंप्रोमाइज़ अच्छे होते हैं कि बहुत ज़्यादा रंज या गुस्सा पैदा नहीं होता और लोग समझते हैं कि उनको साथ लेकर चला जा रहा है। इस तरमीम के ज़रिए वफाक और सूबों के दरमियान एक नया बैलेंस कायम करने की कोशिश की गई। आप लोग ये जानते होंगे कि हुसैन हक्कानी
बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब रहे थे। एक दौर में वो मुल्क के वफाकी सेक्रेटरी भी बने थे, शायद इतलात के वफाकी सेक्रेटरी। इस बार वो पीपल पार्टी के साथ मिलकर एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में बाज़ मामलात के ऊपर इख्तलाफात हुए। एक दिन पता चला कि सदर जरदारी पाकिस्तान छोड़कर दुबई चले गए हैं। क्यों चले गए हैं किसी को नहीं पता। जो बाखबर लोग थे उन्होंने खबर दी कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात दुरुस्त नहीं है। नून लीग ने इस मामले से, इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। पीपल पार्टी के साथ, जिसके साथ वो मिसाक जमहूरियत साइन कर चुकी थी और जिसमें ये कहा गया था कि कोई सियासी पार्टी जर्नलों का साथ नहीं देगी, लेकिन ये इंतहाई बदकिस्मती है कि मिसाक जमहूरियत पर साइन करने वाले दोनों बड़े सियासतदान बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने अपने अपने तौर पर जर्नलों का साथ दिया और जर्नलों की मदद से हुकूमत में आने की कोशिश की। इस दौर में हम देखते हैं कि करप्शन के नए वाक़यात सामने आए। बैरून मुल्क एहसासात का एक केस जो जरदारी पर था और जिसमें उन्हें स्विस अदालत से सज़ा हो सकती थी, होने के करीब थी, उस पर हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। जब कोर्ट ने उसे कहा कि यह दरख्वास्त जमा कराई जानी चाहिए, तो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने ख़त लिखने में ताख़ीर की कि वो वक्त जो रिव्यू की दरख्वास्त देने के लिए मौजूद होता वो गुजर जाए। इस पे उस दौर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने यूसुफ रज़ा गलानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। उनकी जगह राजा परवेज़ अशरफ प्राइम मिनिस्टर बने और उनके दौर में बिजली का बहरान हल करने के लिए रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स इंपोर्ट करने की कोशिश की गई, जिस पर लोगों ने उनका नाम राजा रेंटल डाल दिया। ये सारा खेल जारी था और हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी, जिसे बड़ी जदोजहद के बाद बहाल किया गया था, और ये बहाली भी पीपल पार्टी के दौर में हुई। जस्टिस इफ्तिखार को परवेज़ मुशर्रफ ने डिसमिस किया था। परवेज़ मुशर्रफ को हालात ने मजबूर कर दिया कि वो सदारत छोड़े। आसिफ अली जरदारी सदारत बने और हालात यहाँ तक आ गए कि इफ्तिखार चौधरी एक सतह के ऊपर बिला शिरकते गैरे ताकतवर शख्स बन गया। लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल उन्होंने भी जायज़ तरीके से नहीं किया। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट्स रेकोडेक, जहाँ गोल्ड निकलता है, दूसरी कीमती धातें निकलती हैं, उसकी लीजिंग का मामला था। हुकूमत बलूचिस्तान ने ये लीजिंग एक कंपनी को दी थी। हो सकता है उसमें बेज़ाब्तगियाँ हुई, लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने उसको मनसूख कर दिया, उस मुआहदे को। बाद में वो कंपनी आलमी अदालत इंसाफ में गई और पाकिस्तान को भारी जुर्माना हुआ और अदालत ने ये लिखा कि पाकिस्तान के जिस जज ने ये फैसला लिखा है वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसी खिचड़ियाँ पाकिस्तान में बहुत पकती हैं। मसला ये होता है कि जब तक मामला पाकिस्तान के अंदर रहे हालात संभले रहते हैं, लेकिन अगर मामला बैनुल-अक़वामी फोरम्स का आ जाए तो ज़ाहिर है उन पर हमारा ज़ोर नहीं चलता, तो वहाँ अक्सर हमें हज़ीमत उठाना पड़ती है। ऐसा ही मामला भारत के साथ वाटर रिकॉर्ड के हवाले से हुआ और कई मामलात में हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अपने मौक़िफ़ का दिफा न कर सके। ये एक तरफ तो हमारी कमज़ोर ख़ारजा पॉलिसी की दलील है, दूसरी तरफ हमारे अफसरान
में काबिलियत की कमी और हमारे सियासतदानों में बसीरत की कमी की अक्कासी है। अब इसमें आप फौजी जर्नलों को भी शामिल कर लीजिए कि वो भी अपने मामलात को सीधा रखने के लिए बाज़ दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन से वो फैसले कराते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं। ये सारा खेल वो है जिसमें आम आदमी पिस रहा था। लोड शेडिंग अरूज पर थी, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा था, लेकिन महंगी बिजली भी लोगों को मुयस्सर नहीं थी। पीपल पार्टी का यह दौर 5 साल असेंबली मुकम्मल करके गई। इसे अगर हम बहुत अच्छा दौर नहीं कह सकते तो शायद बहुत बुरा दौर भी नहीं कह सकते। इस दौर की सबसे बड़ी अचीवमेंट आईनी इस्लाहात थी। सूबों को कुछ बुनियादी हकूक देने थे और 73 के आइन में जिस सूबाई खुद मुख्तारी का वादा किया गया था उसकी तरफ स्टेप लेना था। लेकिन जहाँ तक हुकूमत के इंतज़ाम और इंसराम का ताल्लुक है, ये पूरी तरह नाकाम हुकूमत थी। और फिर सूबों में जो सूबाई हुकूमतें बनी थीं उन पर भी कुछ ज़्यादा इसका कंट्रोल नहीं था। सिंध में कायम अली शाह की हुकूमत जो है वो साईं सरकार कहलाती थी। MQM जो कराची की रिप्रेजेंटेटिव थी वो इस हुकूमत पर बदनवानी के बहुत से इल्ज़ामात लगाती थी। ये वो इरा है जब कराची में MQM की ताकत अगरचे वो नहीं रही थी जो 1990 की दहाई में थी। अल्ताफ़ हुसैन मुल्क से जा चुके थे, उनका लंदन में क़याम था, वो लंदन से अपनी पार्टी को कंट्रोल करते थे, लेकिन पार्टी पर उनकी गिरफ्त कमज़ोर हो रही थी। ऐसे में 5 साल गुजरे और 2013 के इलेक्शन का वक्त हुआ।